हरिद्वार जिले में मिले डेंगू के 73 नए मरीज। शहर में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 343। राज्य में आपदा से मरने वाले लोगों का आंकड़ा हुआ 79। सरकार की ओर से राहत राशि नहीं मिलने पर लोग हुए परेशान। बीते 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 9 नए मामले। 150 से कम पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। अल्मोड़ा में सड़क किनारे कार में मिली जली लाश। लाश के मिलने से इलाके में मची सनसनी। नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। बाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर मिली मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया, जिसका खेल एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शुक्रवार को लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सचिव अतुल पांडे एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान अतुल पांडे ने कहा कि मिनी स्टेडियम शुरू होने से युवाओं में छुपी खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। आपको बता दें कि लंबे समय से इस स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन स्टेडियम का लोकार्पण नहीं हो पा रहा था। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लगातार खेल मंत्री से स्टेडियम को युवाओं के लिए खोले जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते खेल मंत्री ने शुक्रवार को मिनी स्टेडियम का लोकार्पण करने का ऐलान किया है। देखिए, बाजपुर का स्टेडियम बने हुए काफी समय हो गया और जिनके लिए स्टेडियम बना वो बच्चे अगर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिल्डिंग खंडर होती जा रही थी। तो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी ने सोचा कि इसका सही समय है कि इसको उद्घाटन करके लोगों को दे दिया जाए और बच्चे यहाँ पे जो बाजपुर के बच्चे हैं जिनका इस खेल से स्टेडियम से भविष्य जुड़ा है, तो उनके इस्तेमाल में अब ये समय आ गया है कि इनको इस स्टेडियम को इस्तेमाल में लाया जाए। तो कल विधिवत रूप से इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बलराज पासी जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार जी और सभी यहाँ की जो बाजपुर की सम्मानित जनता है। बाजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हरीश रावत को कांग्रेस की कलह का केंद्र बताया। राजेश कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंजाब के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का दलित चेहरा लाने की बात कही थी, जिसकी वजह से सीएम बनने के लालच में भाजपा के एक नेता ने दल बदल भी किया, लेकिन हरीश रावत द्वारा पुनः सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि समय समय पर हरीश रावत राजनीतिक बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से समझती है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पुनः सत्ता में लाएगी। हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस की कलह का केंद्र हैं। समय समय पे सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने धर्मों के लिए भी राजनीति करने के लिए जो है अपने विवादित बयान दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। पहले यहाँ उत्तराखंड के जो हैं चार जो है कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर के, एक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, 5 अध्यक्षों को लेकर के जो है उन्होंने सिख धर्म की जो भावनाओं को आहत करने का काम किया। पंच प्यारे का जो बयान दिया था, उसके बाद से जो है राजनीतिक कार्यक्रम था। लड़ाई लगातार कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह से गुजर रही है कांग्रेस। आपने देखा होगा रामनगर में उन्होंने कहा मेरे घर में देवता नाच रहे हैं। बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित सैकड़ों लोगों को सहायता राशि के चेक बांटे। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश से आई आपदा में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आपदा पीड़ितों की सरकार द्वारा मदद की जा रही है। वहीं इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि आपदा से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा आपदा के समाप्त होते ही लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहले चरण में 3,800 रुपए की सहायता राशि देने के लिए कहा गया था, लेकिन कैबिनेट ने सहायता राशि को बढ़ाकर 5,000 किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आपदा के दौरान लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे अधिकारियों की प्रशंसा की और क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। अतिवृष्टि आई
और निश्चित ही इस अतिवृष्टि में जो आम गरीब जनमानस है और जो संपन्न लोग भी हैं, आपदा सभी की आई, सब लोगों का नुकसान हुआ है। इस घड़ी में जो आपदा का नियम है उसके तहत 3800 रुपये का चेक अनुमान्य है, जो हमारी सरकार ने तत्काल गरीबों को सहायता दिलाने के लिए, पीड़ितों को सहायता दिलाने के लिए दिया गया। नैनीताल में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का घेराव किया और कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 तारीख से समस्त कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं सफाई कर्मचारी संघ के महासचिव सोनू सहदेव ने बताया कि पालिका के द्वारा कर्मचारियों को समय से वेतन और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है और आने वाले समय में दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में कर्मचारियों को अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करना है। इसके बावजूद भी पालिका की ओर से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सभी कर्मचारी 1 नवंबर से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का कार्यालय भी बंद कर दिया जाएगा। दीपावली त्यौहार को देखते हुए कर्मचारियों की मांग है कि वेतन सितंबर का जो है, अक्टूबर का वेतन जो है दीपावली से पहले दिया जाए और इससे पहले जो उस धनराशि हमारे पास उपलब्ध थी उसके हिसाब से इनको वेतन दे दिया है सितंबर का, और अक्टूबर का वेतन जो है नवंबर में दीपावली से पहले मांग की जा रही है। सर, जैसा कि पूर्व से ही चला आ रहा है, हमें हमारे कर्मचारियों को लगातार वेतन के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महोदय के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है हर प्रतिमाह। आज भी वही समस्या है कि दीपावली का महापर्व जो हिंदू धर्म के लिए एक सबसे बड़ा पर्व है, उस पे भी हमें वेतन, पेंशन, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तनख्वाह और 11% डीए का 2 माह का एरियल का भुगतान चाहिए। खटीमा के उलानी में चल रहे धान क्रय केंद्र पर किसानों और क्रय केंद्र के प्रभारी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद धान क्रय केंद्र के प्रभारी ने किसान के खिलाफ खटीमा कोतवाली में तहरीर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर उनकी बातें सुनी और दोनों के बीच आपसी राजीनामा करा दिया, जिससे दोनों की सुलह हो गई। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने धान क्रय केंद्र में धान की तौल सुचारू रखने के निर्देश दिए। जैसे किसान और सेंट्रल इंचार्ज सामने हुए, वहाँ बातचीत रखी, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। और देखिए, वो किसान का भी धान आधा तुल चुका था, आधे को उसने मना कर दिया था। इसी सिलसिले में तो किसान ने भी थोड़ा हाथापाई होगी, वो भी गलत होगा और दोनों पक्षों को समझा के उसका राजीनामा करवा दिया है और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। उसके लिए सर भारतीय किसान यूनियन द्वारा अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनको भी हमने धान का सैंपल दिखाया था, एसडीएम और तहसीलदार साहब को, सबको हमने ये बारिश के बाद की जो कंडीशन थी हमने सबको दिखा दिया था कि आने वाले समय में ये किसान का और मिलर, कच्चा आड़ती और इंचार्ज सेंटरों पे भी ये विवाद बढ़ने की संभावना है, उसी का ये नतीजा है। तहसील खटीमा के अंतर्गत उलानी में धान क्रय केंद्र था, केंद्र प्रभारी और वहीं के जो किसान थे उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो गया था, जिसको लेकर जो है आज दोनों पक्षों में जो आपसी सहमति हो गई है और संभावना खत्म हो गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर अचानक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों को देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। वेटिंग रूम व ट्रेन की बोगी में से अचानक गोलियों की आवाज सुन सभी सहम गए। बता दें कि जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस ने 2.5 घंटे तक दून स्टेशन पर मॉक ड्रिल की और स्टेशन परिसर में छिपे 4 में से 3 आतंकी ढेर किए, जबकि एक घायल अवस्था में पकड़ा गया। बता दें कि सूचना के अनुसार 2 आतंकी नंदा देवी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में छिपे हुए थे, जबकि अन्य 2 आतंकियों ने वेटिंग रूम में कुछ यात्रियों को बंधक बनाया था। पुलिस ने स्टेशन को चारों तरफ से सील कर दिया था। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क
फोर्टिफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध मिलेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि दून में रिंग रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को 7 मार्च 2019 को शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए तो योजना को भी बंद करना पड़ा। अब जब कोरोना महामारी से प्रदेश उबर रहा है तो ऐसे में इस योजना को फिर से शुरू कर दिया गया। वहीं इस दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि आंचल अमृत योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना से आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये दूध बच्चों को देंगी। योजना के अंतर्गत लगभग 1.70 लाख लाभार्थी बच्चों को प्रतिमाह दूध उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, मैंने अभी यहाँ से बोला कि जिस प्रकार से आपदा में काम हुआ है, 1.5 लाख लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे और उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अब उनके पास कोई काम बचा नहीं तो क्या करेंगे वो? समीक्षा कर रहे हैं। हमने आपदा राहत की राशि भी बढ़ाई है और भी अभी जो केंद्र ने भी आकलन किया है उस पर जब भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हरिद्वार में अटल उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंडोरा के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं। प्रधानाचार्य का कहना है कि एक प्रधानाचार्य का दायित्व है कि वो विद्यालय के वातावरण को छात्र छात्राओं के अनुकूल बनाएं, जिससे कि छात्र सक्रिय होकर पढ़ाई में ध्यान दें। प्रधानाचार्य ने कहा कि वो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा, खेलकूद आदि में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, ताकि विद्यालय से पढ़कर जाने वाले बच्चे उनको याद रखें। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि प्रधानाचार्य विद्यालय के मुख्य होते हैं। स्कूल में समस्त कार्यों की व्यवस्था प्रधानाचार्य द्वारा ही की जाती है और अध्यापकों एवं छात्र उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। शिखर पे ले जाएंगे और सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें आप खड़े करेंगे। मैंने सर, मैं पूरे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मैं उस काम को करूंगा। और मैंने आते ही जून की छुट्टियों में मैंने पूरे सफाई कराया। हमने नगर पालिका चेयरमैन से भी मिलकर के, सरदार से मिलकर के हमने रोड भी लाया, हमने प्लांटेशन का काम किया, ट्री गार्ड बनाया। उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ, एक भी आज तक 15-20 साल हो गए इस विद्यालय को एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। मैंने ये तुरंत प्लांटेशन का काम किया और उसको बचाने के लिए हमने CCTV कैमरा लगाया, अंदर भी बाहर भी। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे हम माइंड मेकअप हमारे टीचर कर पाएंगे अटल के प्रति। हमने इंग्लिश मीडियम की एनहांसिंग के लिए इंग्लिश में एक समझिए कि ज़्यादातर इसका जो इम्पोर्टेंस है अटल के लिए सरकार ने कंसेप्ट दिया है, तो उसके लिए मैं सैटरडे को मैं एक वर्कशॉप भी करता था टीचरों को, जो कि मैंने पहले टाइप करता था। प्रत्येक आदमी 5 मिनट बोलता था बच्चों के लिए, जो कि यहाँ स्थिति मैंने देखा था कि बच्चे भाग जाते थे 2-3 पीरियड के बाद। हमने रोकने का बहुत प्रयास किया और हमने एक अनुशासन समिति भी बनाई है। सबके सहयोग से, सभी टीचरों के सहयोग से हमने इन्हें रोकने का प्रयास किया। बच्चे रुक रहे हैं, के लिए नहीं आते थे बाद में, और बाहर के भी जो और लोग थे वो भी आ जाया करते थे, क्लास में घूमते थे। कोई व्यवस्था है ही नहीं थी। जब से प्रिंसिपल आए हैं यहाँ पे व्यवस्था है, 8 पीरियड तक बच्चे रहते हैं। छुट्टी 1:20 पे होती है, सही टाइम पे सैनिटाइजर भी होता है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, पीरियड हमारे चलते और अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है। पता नहीं कि दूसरे प्रिंसिपल कैसे आ जाए, क्या पता वो इनसे अच्छे हो या इनसे ख़राब हो, ये नहीं जानते। लेकिन अगर इनसे अच्छे प्रिंसिपल आए तो शायद वो अच्छी तरह संभाल ले जैसे इन्होंने संभाला। अगर इनसे अच्छे प्रिंसिपल नहीं आए तो इसकी व्यवस्था फिर से ऐसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। ये स्कूल सभी आसपास के सभी गांव में जानते कि ये स्कूल कितना वो है, कोई अनुशासन नहीं था। हरिद्वार में ज्वालापुर के सबसे बड़े वोट बैंक गांव पंचपुरी गढ़मीरपुर में देवेंद्र प्रधान को बहुल समाज का खुलकर समर्थन मिला है। लोगों का कहना है कि तन मन धन से देवेंद्र प्रधान के साथ में खड़े हैं। आपको बताते चलें कि पंचपुरी गढ़मीरपुर गांव में देवेंद्र प्रधान को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इस दौरान देवेंद्र प्रधान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों में उत्साह है और आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग हमारा और भाजपा पार्टी का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें भाजपा सरकार को और मजबूत करना होगा।
के लिए प्रयास करेंगे। और कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कि सब लोग जो है प्रत्येक बूथ में अपनी बैठक करें, प्रत्येक बूथ पे जो है जो हमारी बुजुर्ग कमेटी है उसको मजबूत करेंगे और अपनी पार्टी के जो भी हमारे कार्य हैं जो हम लोगों ने किए हैं, जो माननीय मोदी जी की योजना है वो जनता तक पहुँचाएंगे। पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए महेंद्र राणा ने एक ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत सभी विद्यालयों के 800 जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया है और इन बच्चों की शिक्षा संबंधित समस्त जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। महेंद्र राणा इससे पहले भी अपने पुराने विकासखंड क्षेत्र में कई बच्चों को गोद लेकर उनका जीवन भी संवार चुके हैं। बता दें कि महेंद्र राणा की जैसी दानवीरता आज के समय में कमी देखने को मिलती है। वहीं महेंद्र राणा का कहना है कि जब तक उनके क्षेत्र से अशिक्षा समाप्त नहीं होती तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर एक परिवार के व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप उसके पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। इसी को लेकर महेंद्र हर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य बनाते हैं। आज उच्चतम माध्यमिक विद्यालय अमोला और जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल में मेरा बच्चों से रूबरू है। उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनसे मेरी वार्ता है और उन बच्चों को जो सामान वितरण बुक है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आज हम उनको सब चीज़ें देंगे और उनके भविष्य में हम किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र से उन बच्चों से हम वार्ता कर सकते हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस भवन में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वहीं गोदियाल ने कहा कि सभी लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का भी आभार जताया। टीकाकरण अभियान कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय में भी हो, इसी मकसद से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। मैं डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस मांग पर उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाते हुए यहाँ पर अपनी टीम भेजी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस भवन में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा, लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुल्क 10 रुपये लिया जा रहा है। साथ ही हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को जलेबी दही खिलाकर उनका स्वागत भी किया। हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक शैतानियों से मैं लड़ रहा हूं। हरीश रावत ने यह भी कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आएगी। और चुनाव तक चलेगा, चुनाव के बाद भी चलेगा, मगर इस समय जब चुनाव प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय स्थगित होगा। बाकी हम हर समय मेंबरशिप देंगे और कांग्रेस पहले भी लगातार मेंबरशिप जारी रखती थी, तो मैंने इसीलिए ये स्टार्ट किया है ताकि हमारे दूसरे नेतागण भी जगह जगह जो है जा करके मोहल्लों में जा करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले अचानक खटीमा विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को 15 दिसंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देशों के बाद अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एक्शन मोड पर हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग महिपाल सिंह रावत ने खटीमा विधानसभा का दौरा किया और खटीमा में चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान खटीमा डिवीजन में चल रहे सड़क निर्माण व गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खटीमा डिवीजन के विभिन्न सड़क निर्माण का निरीक्षण किया गया है। लगभग 10 सड़कों में पेंच वर्क का काम किया जा रहा है। वहीं जो एस्टीमेट शासन में गए हैं उनकी निविदा एडवांस में करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अधिशासी अभियंता सहित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिसंबर से पहले सड़क निर्माण के सारे कार्य पूरे कर लिए जाएं।
खटीमा डिवीजन में तो मैं आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था ये, इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किए लोगों ने, और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पे चल रहा है। आगे जो काम होने हैं उसके लिए मैंने अपने अधिशासी अभियंता को और अपने जेई और एई को सबको निर्देश कर दिया। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।